सुबह सुबह कविता बिस्तर से जल्दी उठ खड़ी हुई। आज उसका अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। जब किचन में पहुंची तो फ्रिज में छोले की सब्जी देखकर खुश हो गई, क्योंकि रात में उसकी साथ सास सुलेखा जी ने छोले बनाकर फ्रिज में रख दिए थे और सुबह जल्दी उठकर उसके लिए पूड़ियाँ बनाने वाली थी। ये सब देखकर कविता ने आंखें बंद की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ नहीं रही थी। हालांकि पापा ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन फिर भी उसके मन में माँ की ममता की छवि हमेशा बनी रही। खैर, शादी के बाद उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। उसने जल्दी से 2 कप चाय बनाई और चाय लेकर अपनी सास के कमरे में पहुंच गई और बोली, माँ जी उठिए वरना मुझे देर हो जाएगी। कहते हुए उसने जैसे ही अपनी सास के बाहों पर हाथ रखा तो अचानक कांप गई। अरे बाप रे, मम्मी जी का बदन तो तेज बुखार में तप रहा है। उसने सुलेखा जी का माथा छुआ तो चाय एक तरफ रखी और तेजी से अपने बेडरूम में गई। जाकर अपने पति रमेश को झंझोड़ते हुए बोली, रमेश जल्दी उठो, देखो मम्मी को कितना तेज फीवर है। रमेश तुरंत उठकर माँ के कमरे की ओर चल दिया। तभी कविता ने जल्दी से अपनी फ्रेंड प्रियंका को फ़ोन किया और बोली, हेलो प्रियंका, सॉरी यार, मैं आज पिकनिक पर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो तुम, सब तैयार हैं और एन वक्त पर तुम प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो। आज संडे है, रमेश तो घर पर ही रहेंगे ना, वो अपनी मम्मी की देखभाल खुद कर लेंगे। प्रियंका ने उसे समझाते हुए कहा तो वो कविता बोली, तुम ठीक कह रही हो प्रियंका, पर मम्मी जी को बीमार छोड़कर मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। देखो कविता, ज़्यादा आदर्शवादी बहू मत बनो, सारा मजा ही खराब हो जाएगा, प्लीज़ चलो ना। सॉरी प्रियंका, फिर कभी सही, पर अभी नहीं जा पाऊंगी। इतना कहकर कविता ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद सुलेखा जी जग गई। वो उठने को हुई तो कविता बोली, माँ जी आप लेटी रहिए। तभी उसको बिना नहाए देख सुलेखा जी ने उसकी बात को सुना कर कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, अरे बेटा अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो, तुम चलो मैं पुड़िया बना देती हूँ। मम्मी जी आप आराम कीजिए, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद रमेश डॉक्टर को बुला लेंगे, तब तक आप गर्म चाय के साथ बिस्किट ले लीजिए। लेकिन बेटा तुम तो पिकनिक पर जाने वाली थी ना, सुलेखा जी ने स्नेह से पूछा। तो कविता बोली, मम्मी जी पिकनिक आपकी तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसने कहा तो दूर खड़ा रमेश बड़े प्यार से कविता को निहार रहा था कि कविता कितनी अच्छी है, मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर जांच की तो सुलेखा जी को वायरल था। 3 दिन तक बुखार कभी कम तो कभी ज़्यादा होता रहा। कविता ने ऑफिस से सप्ताह भर की छुट्टी ले ली। इस बीच उसने अपनी सास की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चौथे दिन दोपहर में खाना खाकर सुलेखा जी सो गई। कविता बरामदे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेली प्रियंका, पूनम और शालू आ गई। तुम लोग मुस्कुराते हुए कविता ने उसका स्वागत किया तो प्रियंका बोली, हमने सोचा तुझे अपनी सास की सेवा से फुर्सत नहीं, इसीलिए चलो हम ही मिलाते हैं। हम तुमसे बहुत नाराज है कविता, अच्छा भला प्रोग्राम चौपट करवा दिया तुमने। पूनम ने शिकायती लहजे में कहा, अच्छा तो क्या तुम लोग भी नहीं गई? कविता ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा, अरे यार अकेले क्या खाक एंजॉय करती, तेरे बिना मजा भी नहीं आता। प्रियंका नाराजगी से बोली तो शालू ने कहा, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, जो बीत गया उसे जाने दो। कविता, हम तुझे ये समझाने आए हैं कि इतना आदर्शवादी होना भी ठीक नहीं है। सास की जरा सी तबीयत क्या खराब हो गई, तुमने पिकनिक का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। सहेलियों की बातें सुनकर कविता ने कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम, मम्मी जी का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। वास्तव में गलती तुम लोगों की भी नहीं है, क्योंकि बचपन से ही लड़कियों के मन में सास के कठोर औरत वाली इमेज होती है और पूर्वाग्रह से ग्रस्त लड़की जब ससुराल में कदम रखती है तो पहले ही सास से दूरी बनाकर रखती है। लेकिन मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। मन में एक आस थी कि अपनी सास को से माँ का प्यार मिलेगा और मम्मी जी ने मेरी इस आस को पूरा भी कर दिखाया। इसीलिए मैं तो यही जानती हूँ कि निस्वार्थ भाव से प्यार दोगे तो प्यार ज़रूर मिलेगा। और वैसे भी मेरी सास ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत दुख सहे हैं। तुम लोग कभी उनकी डायरी पढ़ोगे तब तुम्हें एहसास होगा। क्या मतलब तुम्हारी सास डायरी भी लिखती हैं? हमें भी दिखाओ जरा, पूनम ने कहा तो कविता कमरे में से एक डायरी उठा लाई और अपनी सहेलियों को देते हुए बोली, तुम लोग डायरी पढ़ो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाकर लाती हूँ। प्रियंका, पूनम और शालू तीनों कविता की सास की जीवन गाथा पढ़ने बैठ गईं। पहले पेज पर लिखा था, मैं सुलेखा वर्मा प्रेम विवाह को सुख की गारंटी समझ बैठी थी, पर मेरे पति महेश जी का मन किसी रेगिस्तान की तरह था जिसमें प्यार के कोपले खिल न पाई। शादी को 6 महीने बीते कि हम दोनों में टकराव के हालात पैदा हो गए। उनके गुस्से और सख्त स्वभाव के कारण आए दिन घर में तनाव रहता। मैं प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। स्कूल से घर लौटने में थोड़ी देर हो जाती तो मुझे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। मैं जितनी संवेदनशील थी उतने ही भावशून्य थे। मेरे बेटे रमेश के जन्म के बाद मुझे लगा कि हालातों में कुछ सुधार होगा, लेकिन ये आशा एक छलावा था। घर के झगड़ों का असर धीरे धीरे मेरे बेटे पर पड़ने लगा। वो अधिकांश समय सहमा रहता, दूसरे
बच्चों की तरह ना तो शोर मचाता, ना ही खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी लेता। वक्त निकलता गया और अब हमारे बीच की दूरी एक गहरी खाई में बदल गई। जब मुझे पता चला कि मेरे पति महेश की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत है, राधिका महेश के ऑफिस में काम करती थी। पहले मैंने उसे एक पार्टी में देखा था, जिस अधिकार से उसने महेश का हाथ थामा था, वो बात मेरे मन को खटक गई थी। पर महेश के प्रति अविश्वास नहीं उपजा था। हाँ, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया था कि क्यों महेश बेवजह मुझ पर शक करते थे। उनके मन में एक गिल्ट थी जो उन्हें कचोटती रहती थी। एक दिन अपनी एक साथी टीचर के साथ मैं शॉपिंग कर रही थी कि तभी सामने से आ रहे महेश पर मेरी नज़र पड़ी। उनका हाथ उनके साथ में चल रही राधिका के कंधे पर था। उस रात हम दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कितनी बेशर्मी से उन्होंने ये कहा कि वो मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन राधिका को नहीं। जल्द ही हमने तलाक ले लिया और मैं अपने बेटे रमेश पर अपना कानूनी हक चाहती थी, जिसके लिए महेश तैयार हो गया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। लोगों की घिनौनी नज़रें दूर तक मेरा पीछा करती। कभी मैं हमारे सुरक्षित भविष्य की चिंता में घूमती, तो कभी अपने 5 साल के बेटे रमेश की परवरिश की चिंता में। वो अपने पापा को याद करके रोता, तो उसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाता था। तरह तरह के झूठे आश्वासनों से मैं उसे शांत करा पाती थी। उस समय मुझे किसी अपने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने माँ को अपने पास बुला लिया। 1 साल पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तब से माँ अकेली ही रहती थी। माँ के आने से मुझे काफ़ी राहत मिली। अब मेरे बेटे रमेश के सब कामों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। रमेश भी नानी के आने से खुश था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अब जीवन एक बार फिर पटरी पर आ गया था। एक दिन मैं स्कूल से लौटी तो माँ को बिस्तर पर लेटे देखा, चिंतित हो गई। उनके पैर में प्लास्टर था। माँ, ये कैसे हो गया? मैंने पूछा तो माँ कुछ कमजोर स्वर में बोली, क्या बताऊँ बेटा, राशन लाने बाजार गई थी, रास्ते में पैर फिसल गया। वो तो अच्छा हुआ कि ईश्वर ने मदद के लिए विकास को भेज दिया, वरना पता नहीं क्या होता। तुम भी कमाल करती हो माँ, तुमसे किसने कहा था अकेले बाजार जाने के लिए? तभी मेरे सहकर्मी विकास कमरे में आए। उन्होंने टेबल पर दवाइयाँ और फल रखे और बोले, इत्तेफाक से आज मैं छुट्टी पर था, बाजार घूमने निकला था, तभी मेरी आंखों के सामने ही माँ जी का पैर फिसल गया। विकास बोल ही रहा था कि तभी माँ फिर से बोली, विकास ने आज मेरी बहुत मदद की। कविता सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गया, अक्सरा करवाया, प्लास्टर चढ़वाया, अब सारी दवाइयाँ लाया। कैसी बातें कर रही हैं माँ? माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैंने विकास का दिल से आभार प्रकट किया। विकास और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उस दिन के बाद से वो अक्सर माँ को देखने घर आने लगा। धीरे धीरे उससे औपचारिकता खत्म होने लगी। माँ भी विकास से काफ़ी घुल मिल गई थी। विकास जब भी घर आता, घर का माहौल खुशनुमा हो जाता। धीरे धीरे अपनापन बढ़ रहा था। बातें करते विकास का एकाएक खामोश हो जाना और मेरी ओर कोई नज़रों से देखना मुझे कहीं बीता तक छूट जाता था। पर उन नज़रों का मतलब समझकर भी मैं समझना नहीं चाहती थी। एक दिन माँ रमेश को पार्क में घुमाने ले गई थे। एकांत के उन पलों में विकास ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं हालत में पड़ गई थी। सोच समझकर शांत स्वर में जवाब दिया कि दूसरी शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यूँ भी आप अनमैरिड हैं और मैं एक बेटे की माँ हूँ। ऐसा कैसे संभव? अनमैरिड हूँ तो क्या हुआ? तुमसे 3 साल बड़ा भी हूँ मैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम अच्छी तरह सोचकर फिर जवाब देना। रात को मैंने माँ को बताया तो उत्साहित उठी। कविता, सच कहूँ तो मेरे दिल में कई बार एक ख्याल आया कि तुम्हारी नाराजगी के डर से मैं चुप रही। विकास शकल सूरत में साधारण है तो क्या हुआ? वो हंसमुख स्वभाव का है और हर तरह से तुम्हारे योग्य है। कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं एक बेटे की माँ हूँ। माँ के साथ साथ एक तुम औरत भी हो। मत भूलो, पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे काटोगे? कुछ ही सालों में रमेश बड़ा हो जाएगा, उसकी अपनी दुनिया होगी, तुम तो अकेली पड़ जाओगी और उस समय तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। और फिर वैसे भी विकास से शादी करने के बाद भी रमेश तुम्हारे पास ही तो रहेगा, दूर थोड़ी चला जाएगा। बहुत देर तक माँ मुझे समझाती रही। माँ तो सो गई, लेकिन मेरे मन में विचारों का तूफान उमड़ने लगा। सच ही तो कहती है माँ, महेश ने दूसरी शादी कर ली, जिंदगी की सभी खुशियां उसे हासिल है और मेरे हिस्से में क्या आया? बेबसी, घुटन और रमेश को पालने की जिम्मेदारी। तभी मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा कि ये जिम्मेदारी भी तो मैंने स्वेच्छा से ही हासिल की है। अगर महेश अपने बेटे रमेश को अपने साथ ले जाता तो इस कल्पना से ही मेरा मन तड़प उठा और मैं पास लेटे अपने बेटे रमेश को कसकर खुद से सटा लिया और मैं तो जी नहीं पाती उसके बगैर। अगले दिन मैंने विकास से हाँ की तो वो खिल उठा था। मेरा मन भी फिर से सुखमय भविष्य के सपने बुनने लगा। इन पलों के बीच में भूल गई थी कि रमेश उपेक्षित हो रहा है। कहाँ वो अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता था और कहाँ वो उसके 2-2 सब्जेक्ट में लाल निशान मिलते थे। होमवर्क भी अक्सर पूरा नहीं करता था। उसमें शिक्षा की भावना रही थी और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। नए बन रहे रिश्तों की गर्माहट ने मेरी नज़र को धुंधला कर दिया था। एक दिन मेरा विकास के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम था। मैं तैयार हो रही थी, तभी रमेश रुआसा होकर बोला, मेरे पास आया, आंखों में उमड़ गए आया आंसू को पीते हुए बोला, मम्मी मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं काम से जा रही हूँ बेटा, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी। तुम तब तक नानी के पास बैठकर पढ़ो। नहीं पढ़ना मुझे और चॉकलेट भी नहीं चाहिए, बस मैं आपके साथ चलूंगा। मम्मी प्लीज, गुस्से
के आवेग में वो पैर पटक कर चिल्लाया। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरी साड़ी का पल्ला पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं अवाक सी खड़ी रह गई। उसका ये व्यवहार मेरे लिए अजीब था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराया और बोली, अच्छा रोना बंद करो और तैयार हो जाओ। मुझे लगा रमेश को साथ ले जाना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वो विकास के साथ में सहज महसूस करने लगेगा। लेकिन जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। विकास चुप्पी साधे बैठा रहा। रेस्टोरेंट में कॉफी पीने बैठे तो मैंने उसे रोका, इतने खामोश रहना था तो आई क्यों? ये वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, अब तुम ही बताओ, इस रमेश के सामने क्या बोलूं? इसे साथ लाने की क्या जरूरत है? सुनकर मेरे मन को ठेस लगी। वो चाहते तो उस दिन रमेश और अपने बीच की दूरी को कुछ कम कर सकते थे। मैं कई बार उनसे कह भी चुकी थी कि उसका रमेश के साथ घुलना मिलना बहुत जरूरी है, तभी वो उन्हें पिता के रूप में स्वीकार करेगा। अगले दिन रविवार को विकास फिर से आया और बोला, कविता जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं रमेश को बाहर घुमा लाता हूँ, वरना ये भी हमारे पीछे लग जाएगा। विकास के आखिरी शब्द मेरे मन को बिंद गए थे। उस दिन जबरदस्ती भेजा था मैंने रमेश को, वो तो जाना ही नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद विकास रमेश को लेकर वापस आया और मैं उसे माँ के पास छोड़कर विकास के साथ घूमने चली गई। शाम को वापस लौटी तो माँ ने बताया कि रमेश जब लौटा तो ना ही कुछ बात कर रहा था और ना ही खाना खाया। मैंने सोचा मेरे अकेले बाहर चले जाने की वजह से मुझसे नाराज होगा, इसीलिए मैं उसे मनाने के लिए उसके पास लेट गई। लेकिन वो मेरे पास से उठकर माँ के पास लेट गया और कोई समय होता तो उसे मना कर देती, मना लेती। लेकिन उस दिन मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाई थी। एक अजीब सा अपराध बोध मेरे मन में घेरे हुए था, जिससे मैं चाहकर भी खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल शर्मा जी ने मुझे बुलाया। मेरे पहुंचते उन्होंने प्रश्न दाग दिया कि आजकल ही रमेश को क्या होता जा रहा है? उसे क्या हुआ है सर? कुछ भी तो नहीं, मैंने कहा। तो शर्मा जी गौर से मुझे देखते हुए बोले, दो सब्जेक्ट में फेल है वो, और तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ? स्कूल में के सबसे अच्छे स्टूडेंट में उसका नाम गिना जाता था। अब वो उसका व्यवहार भी अजीब सा हो रहा है। उसकी क्लास टीचर का कहना है कि क्लास में या तो वो गुमसुम रहता है या बेवजह साथियों से झगड़ा करने लगता है। मुझे लग रहा है कि उसके मन में कोई बात है जो वो खुलकर नहीं कह पा रहा है। कोई गांठ है जो बड़ी होती जा रही है। देखो बेटी, मैं ये बात एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं बल्कि एक बुजुर्ग की हैसियत से कह रहा हूँ। वो बच्चे खुद को अधूरा और असुरक्षित महसूस करते हैं जिन्हें जीवन में माँ और पिता दोनों का प्यार नसीब नहीं होता। रमेश के सिर पर भी उसके पिता का हाथ नहीं है। ऐसे में तुम्हारी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। तुम्हें उसके मन को समझना होगा। कविता, बच्चों को पालना, पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना एक तपस्या है, जिसमें अपनी बहुत सी इच्छाओं की आहुति देनी पड़ती है, तभी तपस्या सफल हो पाती है। शर्मा जी ने मेरे सोए हुए विवेक को जगा दिया। स्कूल में सारा दिन मैं बेचैन रही। शाम को घर आकर मैंने उसे नए कपड़े पहनाकर तैयार किया तो वो बोला, मम्मी हम घूमने जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा। क्या अंकल के साथ? उसने चिंतित होकर पूछा। तो मैंने कहा, नहीं बेटा, बस मैं और तुम और नानी। ठीक है ना? मेरी बात सुनकर वो कुछ अस्वस्थ हुआ। मॉल में आइसक्रीम खाकर हम घर लौटकर आए। जब रात में मैं उसके पास लेटी तो उसे खुश देखकर पूछ बैठी, अच्छा बेटा, उस दिन विकास अंकल के साथ घूमने गए थे, तब तुम दोनों ने क्या क्या खाया था? ये सुनते ही रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर मैंने फिर से पूछा, बेटा विकास अंकल तुम्हें कैसे लगते हैं? ये सुनते ही रमेश अचानक मेरा हाथ से हटकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों झलक रहे थे। वो बोला, मम्मी विकास अंकल कह रहे थे कि आप उनसे शादी करने वाली हो, मगर मम्मी मैं हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हॉस्टल तुमसे किसने कहा बेटा? तुम हॉस्टल में क्यों रहोगे? इस नई बात ने मुझे हैरान कर दिया। अंकल ने उस दिन कहा था कि हॉस्टल बहुत अच्छी जगह होती है, हम तुम्हें वहीं रखेंगे। पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, अब आप भी चले जाओगे, मगर मैं नहीं ना जाऊंगा, यहीं रहूंगा नानी के पास। रमेश की बातें सुनकर मेरा चेहरा फीका पड़ गया। अगले दिन विकास आया तो मैं नाराज होकर बोली, तुमने क्यों क्या रमेश को ये कहा कि उसे हॉस्टल में रहना होगा? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बच्चों को दूर करने की सोच रहे हो। जानते हो रमेश इन दिनों खुद को कितना सुरक्षित महसूस करने लगा है। कहते कहते मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तभी विकास ने गहरी नजर मुझ पर डाली, फिर शांत स्वर में बोला, नाराज मत हो कविता, ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर शादी के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच कोई तीसरा हो तो फिर कभी भी उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। रमेश साथ रहेगा तो तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा, तुम उसमें और मुझ में तालमेल बिठाने में लगी रहोगी। इस कोशिश में हमारा रिश्ता प्रभावित होगा जो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी ममता को तुम्हारी मांगों पर कुर्बान कर दूं? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने सुख के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर कर दूं। मेरी बातों से विकास का मूड उखड़ चुका था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें अपने लिए पति नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए पिता की जरूरत है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि मेरा पति भी वही इंसान बन सकता है जो मेरे बेटे को बाप का प्यार दे सके, उसे मुझसे दूर ना करने की सोचे। अगर मुझे पहले ही तुम्हारे मन के भाव को पता चल जाता तो मैं कभी भी इस राह पर आगे नहीं बढ़ती। विकास उठकर चला गया। तब मैंने देखा कि दरवाजे की आड़ में रमेश खड़ा था।
तभी उसको अपने सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा, हमेशा कहना मानूंगा, लेकिन प्लीज मुझे अकेला मत छोड़कर जाइएगा। रुंधी आवाज में कहे उसके शब्द ने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया था। तभी माँ मेरे नजदीक आ बैठी। उसके कंधे पर सिर रखकर मैंने कहा, तुम बताओ माँ, महेश तो छोड़कर चला ही गया, अब क्या मैं भी अपनी ममता से इसे महरूम कर दूं? नहीं कविता बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ऐसा पत्थर दिल इंसान तुम्हें भी कभी खुश नहीं रख सकता था। माँ ने शांत स्वर में जवाब दिया। तो उसी दिन से मैंने अपने जीवन की किताब से विकास का अध्याय निकाल फेंका। भविष्य में फिर कभी भी भटकाव की स्थिति पैदा नहीं हुई। अब मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने बेटे रमेश को उच्च शिक्षा दिलाकर एक अच्छा इंसान बनाना। समय आगे बढ़ता रहा और एक दिन वो भी दिन आया जब रमेश अपनी मेहनत और लगन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसे एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। कविता भी रमेश के साथ उसी कंपनी में नौकरी करती थी। जब मुझे पता चला कि वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो मैंने उन्हें शादी के बंधन में बांधने में देर नहीं की। चांद से सुंदर बहू घर में आ गई थी। शादी के अगले दिन ही सुबह मैंने सुना तो रमेश ने कविता से कह रहा था कि मैं 5 साल का था जब पापा मैं छोड़कर चले गए। मम्मी ने सारा जीवन संघर्ष किया है कविता, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की तपस्या से हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझे प्यार करती हो तो मुझसे एक वादा करो कि मम्मी का हमेशा ख्याल रखोगी, उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दोगी। रमेश की ये बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अब सचमुच मेरी तपस्या सफल हो गई है। डायरी खत्म हो चुकी थी। प्रियंका, पूनम और शालू खामोश बैठी अपने विचारों में तल्लीन थी। तभी नाश्ता ली कविता कमरे में आई। क्या तुम तीनों ने डायरी पढ़ ली? कविता ने पूछा। तो प्रियंका बोली, हाँ कविता, तुमने सच्ची कहा था कि अपने पूर्वाग्रहों के पैमाने से ही हम रिश्तों को मापने लगते हैं, पर अब हमें एहसास हो रहा है कि रिश्तों के प्रति हमारा नजरिया कितना संकुचित था। वास्तव में तुम्हारी सास और उनकी तपस्या पूजनीय है। कविता का चेहरा सहेलियों की बातें सुनकर खुशी से खिल उठा। उसे लगा अगर हर इंसान इसी तरह से अपने नजरिए को बदल कर रिश्ते को आत्मीयता से अपना ले तो जीवन कितना सहज और खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।